नमस्कार। मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, संसद में आज इससे बड़ा मुद्दा कोई हो ही नहीं सकता, आप भी जानते हैं। और तब जब संसद में वो वाले अनुराग ठाकुर, गोली मारो सालों को नारा लगवाने वाले अनुराग ठाकुर जब बोल रहे हों, तो कुछ न कुछ तो उगलेंगे, कुछ न कुछ तो बदबू फैलाएंगे, कुछ न कुछ तो छोड़ेंगे। छोड़ा। संसद में खूब हंगामा हुआ, लेकिन अब अनुराग ठाकुर ने कहा क्या, उसे आप सुन सकते हैं। आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं। आपको इसके अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई चर्चा नहीं दिखाई दे रही होगी, गोदी मीडिया, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया को छोड़कर, जो आज उल्टी की है अनुराग ठाकुर ने संसद में, जिसे संसद में भी उसे असंसदीय माना, यह अलग बात है, छोड़िए, उस पर नहीं जाते हैं। अनुराग ठाकुर तो ऐसे ही हैं। कुछ बातें उनके बारे में आपको बताऊंगा आगे चल करके, क्यों और कैसे, कहां से बोले अनुराग ठाकुर, इस बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन अनुराग ठाकुर ने कहा, जो कहा संसद में, उसे पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने सुना। अब सवाल उनसे है जो इसे सुनकर चुप हैं। मेरा सवाल नीतीश से है कि नीतीश जी, जातिगत जनगणना की बात आप कर रहे थे, तो अनुराग ठाकुर ने आपको कहा कि संसद में कि जिसकी जात का पता नहीं वो जनगणना की बात करता है, जातिगत जनगणना की बात करता है। ठीक है, ये आपके लिए है, आप साथ में हो, इसके लिए आपको गंभीरता से इसे सुनना चाहिए। अनुराग ठाकुर को 2-4 बार 10 बार रिवाइंड करके सुनना चाहिए। यह बात नीतीश कुमार को गंभीरता से सुनना चाहिए, यह बात नायडू को भी गंभीरता से सुनना चाहिए। पूरा देश सुन रहा है, पूरा देश देख रहा है, आम आदमी देख रहा है, गरीब देख रहा है, पिछड़ा देख रहा है, जिनके लिए जरूरी है जातिगत जनगणना, वो सब देख रहे हैं। और कम से कम पूरा देश, कुछ एक को छोड़कर, छोड़ दीजिए वो कौन है वो आपको पता है, पूरा देश ये चाहता है कि जातिगत जनगणना हो। खैर, उससे फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, इस पर आप हमेशा चर्चा में सुनते रहे हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर ने जो कहा, उससे काफी भ्रम फैल गया। राहुल गांधी ने इसे डिफेंड किया, राहुल गांधी ने इसे अपने ऊपर लिया, राहुल गांधी ने जवाब दिया, इस पूरी कांग्रेस एक साथ खड़ी होकर इसका विरोध किया। यहां तक कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा, आईना भी दिखाया, खैर वो आईना देखते ही नहीं, तो उनको आईना दिखाने से, अनुराग ठाकुर को आईना दिखाने से क्या फायदा। और वह अनुराग ठाकुर क्या है? अनुराग ठाकुर एक ऐसे डाबर हैं जो अपने मालिक के कहने पर भौंकने वाले, उनको ये उनका वक्तव्य नहीं है। आगे चलकर मैं ये भी साबित कर दूंगा कि अनुराग ठाकुर ने जो संसद में कहा वो उनका वक्तव्य नहीं, उन्होंने नहीं कहा, नरेंद्र मोदी ने उनसे कहलवाया। लेकिन नरेंद्र मोदी ये भूल गए कि अनुराग ठाकुर का कहा हुआ शब्द संसद में उनके लिए था। शायद नरेंद्र मोदी खुश होकर के ट्वीट भी किए, शाबाशी भी दी कि शाबाश बेटा, तुमने संसद में बहुत अच्छी बात कह दी, वगैरह वगैरह। छोड़िए, आप उस बारे में सोशल मीडिया से जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब इसके पीछे की बात बताता हूं मेरे दोस्त। मैंने कहा कि सोचने, समझने, गंभीरता से विचार करने, शर्मसार होने, चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात ये नरेंद्र मोदी के लिए है, क्योंकि ये बात अनुराग ठाकुर ने उनके लिए कही, नरेंद्र मोदी के लिए। क्यों, कैसे, आगे बताऊंगा। नीतीश कुमार के लिए और नायडू के लिए कही, या फिर उन सारे लोगों के लिए, सारे नेताओं के लिए, या देश के सारे देशवासियों के लिए ये बात कही जो ये चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, जिससे लोगों को उचित रूप से न्याय मिलेगा, जिसकी जितनी भागीदारी, साझेदारी, उसकी उतनी भागीदारी वाली बात तभी चरितार्थ हो पाएगी अगर जातिगत जनगणना होगी। राहुल गांधी इसी बात को संसद से बाहर, चुनाव के मैदान में
हर प्लेटफॉर्म पर, यहां तक कि संसद में भी जब भी बोलते हैं इस बात को उठाते हैं। दो मुख्य मुद्दे बड़े जोर शोर से राहुल गांधी उठा रहे हैं, एक अग्निवीर और एक जातिगत जनगणना। बाकी सारी समस्याओं पर तो वो प्रकाश डालते ही हैं, बोलते ही हैं। राहुल गांधी से डरे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी से डर के संसद से भागे नरेंद्र मोदी, एक डाबर को आगे करके उससे भौं भौं करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या साबित करना चाहते हैं? मोदी जी, अगर हिम्मत है तो संसद में आइए, आप जवाब दीजिए। आप तो वैसे भी माहिर हैं, माहिर खिलाड़ी हैं जवाब देने के, जवाब लेने के। और अब अगर आपने अनुराग ठाकुर की बातों का समर्थन कर दिया कि अनुराग ठाकुर, अच्छी बात है, इसका मतलब आप सहमत हैं। फिर संसद के बाहर खड़े होकर रोने का क्या मतलब? क्यों रो रहे थे आप संसद के बाहर खड़े होकर कि हमारा 2.5 घंटे तक चुने हुए प्रधानमंत्री का गला घोटा गया? कमाल है, एक तरफ रोना धोना, दूसरी तरफ इस तरह से घुमा करके पीठ में छुरा मारना या डाबरों को आगे करके इस तरह की बातें करवाना। खैर, ये आपकी चालें रही हैं, ये आपका सगल है, आप यही करते हैं, हमेशा करते आए हैं, करते रहेंगे आगे। लेकिन मैंने कहा कि इस बात को गंभीरता से लेने के लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार इसे बार बार रिवाइंड करके देखें कि अनुराग ठाकुर ने क्यों कहा, क्या कहा और किसके कहने पर कहा, और अब नीतीश कुमार को का निर्णय क्या होना चाहिए। उधर नायडू को भी यही करना चाहिए, बार बार रिवाइंड करके सुने, देखें और समझने की कोशिश करें कि किसके लिए कहा गया है। जातिगत जनगणना की बात नीतीश नायडू दोनों ही करते रहे हैं, देश के लगभग सभी नेता कर रहे हैं, देश की लगभग सारी जनता यह चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। लेकिन सवाल यह है कि अनुराग ठाकुर ने जिस समय यह बात कही, उसका शाब्दिक अर्थ की व्याख्या अगर की जाए तो क्या है? अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसको जात का पता नहीं है, जिसकी जात का पता नहीं, वो जातिगत जनगणना की बात करता है। अब सवाल यह है कि जातिगत जनगणना की बात कौन कर रहा है? जातिगत जनगणना में अगर लोगों को जाति बतानी पड़ेगी अपने बारे में, तो जातिगत जनगणना करने का पक्ष लेने वाले को यह पता होगा कि वो उनकी जात क्या है। लेकिन आज जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी या नहीं होने देंगे, अब जातिगत जनगणना के समर्थन वालों को पता है कि उनकी जात क्या है, या जातिगत जनगणना का समर्थन न करने वालों को पता नहीं है कि उनकी जात क्या है? कहने का अर्थ यह है, ध्यान से समझिए इस बात को, सारा गुण इन्हीं शब्दों में है। अब अनुराग ठाकुर को इसलिए जातिगत जनगणना की ना हो चाहते हैं, या जो नहीं चाहते, नरेंद्र मोदी या जो ये नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो, क्या उन्हें यह डर है कि वो अपनी जाति को बता नहीं पाएंगे? आखिर जातिगत जनगणना का प्रारूप क्या होगा? उसमें क्या पूछे जाएंगे? उसमें कौन सा डेटा तैयार किया जाएगा? तो जो विरोध कर रहे हैं वो, उनको पता नहीं है कि उनकी जाति क्या है, या जो समर्थन कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, उनको पता नहीं है कि उनकी जात क्या है। यह बात हर आम आदमी को समझना चाहिए, पूरे देश को समझना चाहिए, और बताना भी चाहिए और पूछना भी चाहिए। अगर अनुराग ठाकुर से कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और अनुराग ठाकुर कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, तो क्यों? क्या आपको पता नहीं है आपका बाप कौन है, आपकी मां कौन है, किस समुदाय से आती है? मैं जात की बात नहीं कर रहा, नहीं करूंगा। क्या आप बता नहीं पाएंगे, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना ना हो? अब सवाल यही है मैंने कहा कि बहुत से लोगों को इस विषय पर बोलते, सुनते, कहते सुना। मेरी एक अलग सोच है, हो सकता है मेरी सोच गलत हो, लेकिन अब यह देखना पड़ेगा आपको, देश को और सबको, कि जातिगत जनगणना कौन नहीं चाहता। जिनको अपनी जात का पता नहीं है या जिनको अपनी जात का पता है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर देश के सामने रखा जाए, अगर
इस पर डिबेट किया जाए तो बात तो यही निकलेगी ना कि जिसको जात का पता है वो जातिगत जनगणना चाहता है, और जिसको अपनी जात का पता नहीं वो जातिगत जनगणना नहीं चाहता, क्योंकि बता नहीं पाएगा वो कहां से आया है। अब मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं बस यह कहना चाहता हूं कि जो विरोध कर रहे हैं उनकी जात का पता नहीं है, या जो समर्थन कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो उनकी जात का पता नहीं, उनको अपनी जात का पता नहीं। सवाल इतना ही है। पूछकर देखिए, भाजपाइयों से पूछकर देखिए, मोदी से पूछकर, अनुराग ठाकुर से सीधे पूछकर देखिए कि जातिगत जनगणना का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आपको अपनी जात का पता नहीं है? हालांकि किसी से किसी की जात पूछना गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। हम नहीं पूछ रहे हैं। यह सवाल तो संसद में अनुराग ठाकुर ने उठाया है, तो सवाल तो बनता है कि जातिगत जनगणना कौन चाहता है? जिनकी जात का पता नहीं है या जिनकी जात का पता है? अगर आपसे पूछा जाए, अगर छोटे से बच्चे से भी पूछा जाए कि भाई जातिगत जनगणना का समर्थक कौन है या समर्थन कौन, क्योंकि पूछा जाएगा ना, क्योंकि डेटा तैयार किया जाएगा ना, तो जातिगत जनगणना का समर्थक वही होगा जिसको अपनी जात का पता होगा। जातिगत जनगणना का समर्थन वही नहीं करेगा जिसको अपनी जात का पता नहीं होगा। बस इतनी सी बात थी इस बात को। खैर, यह बात राहुल गांधी नहीं कहेंगे। राहुल गांधी सौम्य हैं, राहुल गांधी परिपक्व हैं, राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री के योग्य हैं। उनकी भाषा में वो ऐसा नहीं कहेंगे, मैं जानता था। नहीं कहे, नहीं कहा भी नहीं। यहां तक कि उन्होंने सभापति के तरफ से कही हुई बात कि अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए या मांगना होगा, उसको भी इनकार कर दिया कि मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए माफी। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी ओबीसी पिछड़ा के लिए लड़ता है उसको इस तरह की गाली खानी पड़ती है, और मैं खाने के लिए तैयार हूं, और मुझे अनुराग ठाकुर से कोई क्षमा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए उनका क्षमा शब्द। यह है लीडरशिप। लेकिन एक बात तो क्लियर है मेरे दोस्त, मैं समझता हूं आप भी समझ गए होंगे, और मैं समझता हूं इस पॉइंट को आप भी उठाइए अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जातिगत जनगणना का विरोधी कौन है? जिसको आप अपनी जात का पता नहीं। या जातिगत जनगणना का समर्थक कौन है? जिसको अपनी जात का पता होगा वो समर्थक होगा, जिसको अपनी जात का पता नहीं होगा वो विरोधी होगा, क्योंकि बताएगा क्या? पॉइंट। अब रह गई बात नरेंद्र मोदी की। अखिलेश यादव ने बड़े पुरजोर तरीके से यह बात बड़े रोष में उठाया कि तुम संसद में किसी की जात कैसे पूछ सकते हो। अब यहां क्या करते हैं सभापति? नियम के अनुसार अगर कहा जाए तो अनुराग ठाकुर को उठाकर फेंक देना चाहिए था संसद से, जैसा कि ओम बिरला करते रहे या संसद में होता रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी संसद में अवैधानिक तरीके से अवैध शब्दों का प्रयोग करके गाली तक दी गई है माइनॉरिटी के लोगों को, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसका। हालांकि जनता ने उसका जवाब दे दिया उस आदमी को, अलग बात है, छोड़िए। रही बात यह कि कहां संसद को हिम्मत है, वैसे जब नरेंद्र मोदी का समर्थन है अनुराग ठाकुर को, और वैसे भी आपको पता ही होगा कि गोली मारो सालों को वाले नारे के बाद ही वो उनका प्रमोशन हुआ था। तो वैसे जितनी गंदी से गंदी बदबूदार बातें आदमी, उनका जो नेता करता है उसका प्रमोशन उसी के हिसाब से होता है। नरेंद्र मोदी के निगाह में कैटेगरी का यही अर्थ होता है, किस कैटेगरी का नेता है। लाइन का अर्थ यही होता है, किस कतार में बैठेगा, किस कतार में रहेगा, मंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा। मंत्री बनने का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है कि कुछ लोगों को गालियां दो। खैर, यह अलग बात है। यह बात तो क्लियर हो गई कि जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले वो लोग हैं जिनको अपनी जात का पता नहीं। जातिगत जनगणना का समर्थन करने वाले वो लोग हैं जिनको पता है कि वो कौन है। बताने की जरूरत नहीं, अनुराग ठाकुर आपको बताने की जरूरत नहीं है, देश को भी बताने की जरूरत है और संसद को भी बताने की जरूरत नहीं।
आपको खुद पता होगा आप कौन है। खैर, अब आप अपने बारे में पता कीजिएगा। कभी एक और किसी एपिसोड में अनुराग ठाकुर की वंशावली पर बात करेंगे, छोड़िए उनकी डिंगों पर बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे प्रमाण के साथ, वो छोड़ देते हैं विषय। यहां यह क्लियर हो गया कि जातिगत जनगणना का विरोधी वही है जिसको अपनी जाति का पता नहीं। जातिगत जनगणना का समर्थक वो है जिसको यह पता है कि वो कौन है। क्लियर? चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो। अनुराग ठाकुर का समर्थन करने वाले को भी पता नहीं है कि वो कौन है, और वो तो वैसे ही बोलता है कि वो तो बायोलॉजिकल पैदा ही नहीं हुआ। जब बायोलॉजिकल पैदा ही नहीं हुआ तो उसको अपनी जात का कहां से पता रहेगा? वो है कौन उसे खुद ही नहीं मालूम है। वो तो कहीं से पकौड़ी की तरह खोटा गया है, यानी टपका है, यानी खैर छोड़ो, जाने दो। लेकिन ये तो क्लियर हो गया, संसद में भी संसद के बाहर भी अनुराग ठाकुर ने आज अच्छा किया इस बात को उठाकर कि जातिगत जनगणना का समर्थक कौन है। जातिगत जनगणना का समर्थक को पता है कि वो कौन है, और जातिगत जनगणना का विरोधी जिनको पता नहीं है कि वो कौन है, उसको अपनी जाति का बाकी छोड़िए पता नहीं है। बस ये बात यहां क्लियर हो गई। आगे चल करके अनुराग ठाकुर ने अग्निवीर पर भी कुछ कहा, उसमें भी बाकी सारी चीजें आपने सुना, सोशल मीडिया से देखा और आप समझ रहे हैं। मेरा कुछ जो उनकी बातों से निकल कर आया और मेरी पकड़, जैसे मैंने इस मुद्दे पर बताया उसी तरह से उस मुद्दे की भी बात कर रहा हूं, अग्निवीर वाले मुद्दे की बात बोलते बोलते अनुराग ठाकुर ने एक बात बोली। मैं चाहता था कि ऐसा कोई बोले तो समझ में आएगी बात। अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव का जवाब देते हुए कहा कि मैं खुद एक कैप्टन की, पता नहीं कहीं वो जॉब कर रहे हैं, पोस्ट पर हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये बात कही। दूसरी एक और बात कही कि हमारे यहां हिमाचल प्रदेश से इतने पहला वीर चक्र कौन लिया, ये सारी बातें उन्होंने बताने लगे। उनके कहने का अर्थ ये था कि उनके यहां से लोग शहीद होते हैं, वीर चक्र लेते हैं, जो भी। ये बहुत अच्छी बात कही अनुराग ठाकुर ने, और उन्होंने ये कहा कि अग्निवीर योजना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतने दिनों से रुका हुआ काम पूरा किया। बहुत लोगों की मांग थी, वैसे नरेंद्र मोदी पहले भी झूठ बोल चुके हैं कि ये सेना की मांग थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उधर राजनाथ सिंह संसद में झूठ बोल चुके हैं कि कम से कम 100-150 संस्थाओं से बात करके तब ये निर्णय लिया गया, वो भी झूठ बोल चुके हैं। झूठ बोलने से वालों से क्या उन पर ये लगाना आरोप कि झूठ बोल रहे हैं, वो छोड़िए। लेकिन सवाल ये है कि जब अनुराग ठाकुर ने यह बात कही कि अग्निवीर योजना का समर्थन किया, और उस समर्थन में यह उदाहरण दिया कि उनके यहां से कितने शहीद आते हैं, क्योंकि यही बात अखिलेश यादव ने कही थी। उन्होंने स्कूल की भी बात कर दी, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन अब अनुराग ठाकुर के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने मेरा सबसे बड़ा, और इस देश के सामने मेरा सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी बात, मोदी जी आपसे भी कह रहा हूं, अगर आप कहीं से मिले तो जवाब दीजिएगा, ट्वीट ही करके दीजिएगा। वैसे मुझे पता है हमारे जैसे लोगों का क्या जवाब दोगे, लेकिन सवाल तो है। सवाल क्या है? अनुराग ठाकुर ने अपने यहां के बारे में तो बताया, हिमाचल प्रदेश के बहुत से शहीद वीर हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन अनुराग ठाकुर जी, आपसे कह रहा हूं, अनुराग ठाकुर जी, ये अग्निवीर योजना आप नहीं लेके आए थे, ना ही सेना लाई थी। ये नरेंद्र मोदी और अडानी की उपज थी। ये अडानी का मुद्दा था, यह अडानी की योजना थी। अडानी को प्राइवेट आर्मी बनाने के लिए, अपने संस्थानों और इस देश से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी और अडानी की जो योजना थी कि पूरे देश को अपने कब्जे में कर लो, खरीद लो, और जब लड़ाई हो, जब गृह युद्ध हो, या जब ऐसी परिस्थितियां आए कि प्रादेशिक विरोध खड़ा हो कि आप सब लूट रहे हो, लूट के ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, ऐसी बातें जब आए तो उस समय लड़ने के लिए प्राइवेट आर्मी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए गवर्नमेंट के खर्चे से अग्निवीर तैयार करो, बाद में बाहर निकलेंगे तो अडानी अपने यहां रख लेंगे, अपने प्राइवेट आर्मी में ज्वाइन करवा लेंगे। अडानी की प्राइवेट आर्मी योजना, यह प्राइवेट आर्मी योजना का ही हिस्सा अग्निवीर है। अब आप प्राइवेट आर्मी की बात जो मैं कर रहा हूं, यह मैं ऐसे हवा में नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त। यह बात तो रामदेव भी कर चुके हैं कि मैं प्राइवेट आर्मी बनाऊंगा। हालांकि उस समय बड़ी खिंचाई हुई थी उनकी, बाद में अपनी जुबान से फिर गए थे, वापस ले लिए थे।
लेकिन ऐसी मनसा रामदेव भी पाल के रखते हैं, और ऐसी मनसा पर काम ही, मतलब इसी पर तो काम ही कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अडानी मिलके कि प्राइवेट आर्मी बनाई जाए, और वो अडानी की प्राइवेट आर्मी हो जो इनके लिए देश से लड़े, इनको प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए या पूरे देश पर कब्जा करने के लिए, जो भी। कहने का मतलब कितने खतरनाक इरादे हैं ये जूनागढ़ वाले नवाब नरेंद्र मोदी के, वो छोड़िए, आगे की बात समझिए। यहां समझने वाली बात और यहां जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि अग्निवीर योजना, ये बात जब अनुराग ठाकुर रख रहे थे या राजनाथ सिंह भी रखेंगे तो उनके लिए भी ये सवाल है, इसका जवाब भी आप वो देंगे। ना तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, ना सेना, ना अनुराग ठाकुर या दूसरे मंत्री, कोई किसी की योजना नहीं थी अग्निवीर। नरेंद्र मोदी और अडानी की योजना थी अग्निवीर। ओके, कंफर्म, ठीक है। अब क्यों थी ये मैंने बता दिया, कई बार अपने लगभग बहुत से वीडियो में इसको मैं बता चुका हूं। क्यों? पूरा देश खरीद चुके हैं तो उसकी रक्षा के लिए तो चाहिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही किया था, पहले कंपनी की स्थापना की, फिर उसको बढ़ाया, फिर उसकी सुरक्षा के नाम पर प्राइवेट सिक्योरिटी रखी, उसी सिक्योरिटी को बाद में सेना में परिवर्तित किया और देश से लड़ा, देश को गुलाम बनाया। राइट, यही मनसा नरेंद्र मोदी और अडानी की है, और इसी के लिए यह अग्निवीर योजना लाई गई थी। अब सवाल यह है, जब अनुराग ठाकुर ये कैसे कह सकते हैं कि अग्निवीर योजना अच्छी है, क्योंकि ये योजना अनुराग ठाकुर तुम्हारी तो थी नहीं, है नहीं, ठीक। अग्निवीर योजना के बारे में आप बहुत अच्छी तरह समझते हो, क्योंकि आप उस प्रदेश से आते हो जहां बहुत से शहीद हुए, यही आपने संसद में कहा, इसके लिए मैं जवाब दे रहा हूं। लेकिन ये योजना अगर नरेंद्र मोदी की थी, अडानी पीछे से है, नरेंद्र मोदी की थी, नरेंद्र मोदी क्या देश को बताएंगे कि कितने शहीद नरेंद्र मोदी के अपनों से आते हैं, या कितने शहीद गुजरात से आते हैं? सीधी सी बात है, कितने परमवीर चक्र और कितने विजेता गुजरात के हैं? कितने शहीद आपने अपनी उम्र में, जब से पैदा हुए हो, 30, 40, 50 बरस जो भी होगा, मैं जब से पैदा हुआ हूं, मैं जब जानने लायक हुआ तब से लेकर आज तक कभी एक भी शहीद का जनाजा मैंने गुजरात जाते नहीं देखा, नहीं सुना है। जबकि हो सकता है कि मैं भ्रम में हूं, उस समय हमारी उम्र में हो सकता है उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित ना रही हो, इतनी सूचनाएं मिलती नहीं रही हो, लेकिन मैं ढूंढकर परेशान हो चुका हूं, मुझे तो कोई शहीद नहीं मिला जो गुजरात से हो। यह आपका जवाब है। आपने अगर कहा कि अग्निवीर योजना हम अच्छी कह रहे हैं क्योंकि हमारे यहां के लोग शहीद हुए, आप क्या जानोगे? अगर अखिलेश यादव से आपने ये बात कही तो आपसे सवाल है, नरेंद्र मोदी से भी पूछिए कि जब ये योजना वो लाए, आप तो लाए नहीं, वो लाए, उनके यहां से कितने शहीद हुए हैं, कितने परमवीर चक्र विजेता हैं? और सिर्फ यही नहीं, इतिहास के पन्नों से उठा लीजिए, मुगल काल से लेकर भारत के आजाद होने तक, मुगल काल, अंग्रेज काल और भारत के आजाद होने तक कितने गुजरात से शहीद हुए हैं इस देश को आजाद कराने के लिए। पॉइंट, आजादी के बाद छोड़ दीजिए, आजाद कराने के लिए अंग्रेजों की गोलियों से शहीद हुए हैं गुजरात से। नाम बताइए परिचय के साथ, छोड़िए वो भी एक बार छोड़ दीजिए। उसके बाद जब भारत आजाद हो गया तब से लेकर आजाद आज तक किस सीमा पर और कितने गुजरात से शहीद हुए हैं, नरेंद्र मोदी के यहां से शहीद हुए हैं, किस सीमा पर, इस बारे में बताइए, संसद में ही बताइए, क्योंकि आपने यह मुद्दा उठाया, क्योंकि आपने यह मुद्दा बनाया कि हमारे यहां हम समर्थन करते हैं अग्निवीर को, हमसे ज्यादा कौन अच्छा समझेगा, हम इसलिए अच्छा समझेंगे क्योंकि हमारे यहां के परमवीर चक्र विजेता और शहीद बहुत से हैं। तो नरेंद्र मोदी से पूछिए जो इस योजना का जन्मदाता है, उससे पूछिए कि उसके कितने शहीद हुए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और बड़ा गूढ़ सवाल है। अनुराग जी, आप भी पूछ लेना नरेंद्र मोदी को, और मैं देशवासियों से भी कहता हूं आप भी पूछ लेना नरेंद्र मोदी से, और नरेंद्र मोदी से भी कहता हूं आप भी जवाब देना इस बात का संसद में, क्योंकि यह मुद्दा संसद में अनुराग ठाकुर ने उठाया, आपके इशारे से उठाया, आपने उनकी बातों का समर्थन किया, तो फिर आपको जवाब देना चाहिए कि आपके यहां से कितने शहीद हैं।